हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको 30 मिनट में अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। और वन लाइनर में इसलिए आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि यहां पर मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे सकूंगा। इसलिए आज से मैं आपके लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन यहां पे ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं। और यहां पर आपको जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड होंगे। और ये आपके बीपीएससी टीचर या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करना फ्रेंड्स। एंड चलिए हम लोग एक एक करके अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंड 30 मिनट्स में अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं कि आपको कंप्लीट करा दूंगा टोटल। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। तो भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु। तो भारत का राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु जो होता है 35 साल होता है, 35 ईयर्स। राज्यपाल के लिए अगर पूछ ले कि राज्यपाल जो होते गवर्नर होते हैं जो, उसके लिए अगर आयु पूछ ले तो इसके लिए भी 35 साल का आयु कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल के लिए भी आपको 35 साल का आयु कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आप राज्यपाल बन सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, अगर पूछ ले तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की आयु कंप्लीट होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, तो विधानसभा का भी सदस्य बनने के लिए आपको 25 ईयर्स का आयु कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले भाई कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपको कितने वर्ष की आयु, तो 21 ईयर्स का आयु आपको पंचायत का सदस्य बनने के लिए कंप्लीट कर लेना चाहिए, 21 ईयर्स का। एंड अगर आप वोट देने की आयु, तो वो वोट देने की आयु 18 ईयर्स है। ओके, 18 ईयर्स है वोट देने की आयु। तो राज्यपाल राष्ट्रपति 35 साल, लोकसभा के लिए आपको 25 साल का आयु कंप्लीट करना है, विधानसभा के लिए भी आपको 25 साल का आयु कंप्लीट करना है, पंचायत के लिए 21 वर्ष का आयु आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो देखो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है भाई, ये अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान से। एंड राष्ट्रपति जो आते हैं, ये आर्टिकल 52 से 62 तक जो है आपका राष्ट्रपति का आर्टिकल है, 52 से 62। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 से 62 है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और 52 से 62 राष्ट्रपति का आर्टिकल है, ध्यान में रख लेना है। और मैंने एक ट्रिक भी इसके लिए दिया है, पिकानी कोका दियोदशम। ठीक है, पिकानी कोका दियोदशम जो है आपके राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल को यहाँ पे शो करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, क्या है आपको ध्यान में रख लेना है कि निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो देखो, क्या बात आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा का निर्वाचित सदस्य इसका निर्वाचक मंडल में होगा। अगर आपसे पूछ ले कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का पूछ ले, उपराष्ट्रपति का पूछ ले कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन रहेगा, तो अगर आपसे वाइस प्रेसिडेंट का पूछ ले भाई, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में आपका विधानसभा का मेंबर शामिल नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान में रख लेना है। तो वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा का सभी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उसमें शामिल होता है। एंड राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ध्यान में इतना आपको रखते हुए चलना है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, और ये सेना के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। तो अगर आपसे ये भी ध्यान रख लेना, तो सेना के कमांडर इन चीफ भी होते हैं राष्ट्रपति, सेना के कमांडर इन चीफ। तो आपसे पूछ सकता है कि सेना के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, तो भाई वो राष्ट्रपति आपके हो जाते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में हुए विवाद को कौन सुलझाता है। तो देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है भाई, तो उसे सॉल्व जो करता है तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है कोई भी विवाद को वहां पर सॉल्व करता है, एंड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले किस प्रकार हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है महाभियोग की प्रक्रिया का यूज करा जाता है, महाभियोग। तो महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। और महाभियोग जो है
ये आर्टिकल 61 में है महाभियोग। और महाभियोग जो है ना, ये सांसद में पारित किया जाता है, मतलब कि सांसद जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। सांसद राष्ट्रपति को उसके पद से जो है हटा सकता है और महाभियोग के प्रोसेस से हटा सकता है। और महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में, जिसे आप इम्पीचमेंट कहते हो, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो 61 आर्टिकल में आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहां पर देख लो अब आगे क्या कहता है। राष्ट्रपति को उससे पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो देखो ये सांसद, मैंने अभी कहा था ना, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार जो है भाई वो सांसद को है, और इम्पीचमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग थ्रू वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाता है। ठीक है, और इम्पीचमेंट आपका आर्टिकल नंबर 61 में आता है इम्पीचमेंट। ओके, अगर राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 देख लो, तो आर्टिकल 60 में भाई राष्ट्रपति का ये शपथ आता है, जो ऑथ वो लोग लेते हैं, वो आर्टिकल 60 में आता है राष्ट्रपति का शपथ। मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार किसे है? तो देखिए, मृत्यु दंड अगर माफ करने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, जो हमारे प्रेसिडेंट महोदय होते हैं, उसे उन्हें ही सिर्फ मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार है। और इंडिया में किसी को राइट नहीं है कि वो मृत्यु दंड माफ कर सके, सिर्फ राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड माफ कर सकते हैं, और माफ करते हैं वो आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आर्टिकल 72 में इस बात को कहा गया है 72 में कि राष्ट्रपति जो है किसी के भी मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। ओके, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान जो है भाई वो कोलकाता में है आपका। ठीक है, कोलकाता में है जो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान। देखो यहाँ पर आपका मैंने राष्ट्रपति जो पॉलिटी का सारा क्वेश्चन था, यहाँ तक में आपका मैंने पॉलिटी कंप्लीट कराया है, तो पॉलिटी का यहाँ पे था, और राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे अप्रॉक्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको कराया है। और अब यहाँ से आपका जो है चलेगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो जियो का क्वेश्चन यहाँ से चलने वाला है भाई, जियो का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से चल रहा है अब आपका। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान, तो भाई ये कोलकाता में है वनस्पति उद्यान। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो देखो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक सींग वाला गेंडा, तो एक सींग वाला गेंडा, सींग यहाँ लिखा गया है, तो एक सींग वाला गेंडा। और काजीरंगा कहाँ पर है? तो असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है भाई वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहां पर है? तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड ये कहां सिचुएटेड है? तो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश को जो है ना बाघों का राज्य कहा जाता है। तो बाघ राज्य अगर आपसे पूछ ले कि बाघ राज्य किसे कहते हैं, तो वो मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश में हीरा सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, हीरा, और साथ में तांबा भी याद रखना, हीरा और तांबा सबसे ज्यादा कहाँ? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है हीरा और तांबा। मध्य प्रदेश में हीरा सबसे ज्यादा, तांबा सबसे ज्यादा। और भाई देख लो, बाघ राज्य जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा वन, फॉरेस्ट, ओके, तो सबसे ज्यादा जो है भाई फॉरेस्ट वो आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ओके, आई होप इतना दूर क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए फिर नेक्स्ट, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये गोवा में सिचुएटेड है। गोवा में कहाँ है? भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके TRE 4th में रिपीट हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, रिपीट हुआ है 2 बार 3 बार, तो आई होप कि 4 में रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान में रखना। तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका गोवा में हो जाता है। यहाँ देख लो ये क्या है? केवला देव पक्षी विहार। तो केवला देव जो पक्षी विहार है भाई ये कहाँ है? तो राजस्थान में है आपका केवला देव पक्षी विहार। केवला देव पक्षी विहार कहाँ है? तो राजस्थान में है। केवला देव पक्षी विहार राजस्थान में, याद रख लीजिएगा। और राजस्थान में एक जो है वो डेजर्ट भी है जिसे आप लोग थार कहते हो, है ना। और ये केवला देव कहाँ है? तो राजस्थान में, इस बात को भी ध्यान में आप लोग रखते हुए चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केबुल लामजाओ है, जो कि आपके मणिपुर में है। केबुल लामजाओ जो कि आपके मणिपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लामजाओ मणिपुर में है। नेक्स्ट यहाँ याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो भाई विज्ञान दिवस अगर आपसे पूछ ले तो विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये बार बार रिपीट करता हूं, तो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन को छोड़ने की गलती ना करना आप लोग। दिवस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बीपीएससी एग्जाम्स। ओके,
वानिकी दिवस तो 21 मार्च। अगर आपसे पूछ ले भाई कि जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस वाटर डे अगर आपसे पूछ ले ना कि वाटर डे कब मनाया जाता है, तो भाई देखो वाटर डे जो है 22 मार्च के साथ चले जाइए आप लोग। वाटर डे, वाटर डे तो वाटर डे जो है आपके 22 मार्च को है, 22 मार्च को आपका वाटर डे। अगर आपसे पूछ ले कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे भी तो पूछ सकता है ना कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो अर्थ डे जो है आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। अगर आपसे पूछ ले इन्वायरमेंट मतलब कि पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे, ठीक है, इन्वायरमेंट डे, तो भाई ये 5 जून को जो है इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, 5 जून को। ओके, नेक्स्ट याद रख लियो स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को है, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ओजोन दिवस तो ये 16 सितंबर को है, ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओजोन, ओजोन दिवस जो है आपके 16 सितंबर को है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को है ओजोन दिवस। अच्छा, और हमें ओजोन जो होता है भाई, तो ओजोन आखिर जो ओजोन जो होता है, तो इससे ये मतलब कौन हमको इससे बचाता है ओजोन से, तो देखिए जो यूवी रेज से हमें जो है ना आपका एक ओजोन लेयर होता है जो हमें यूवी रेज से बचाता है, ओजोन लेयर जो होता है भाई वो हमें यूवी रेज से बचाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें कौन बचाता है, तो ओजोन जो होता है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस आपके 24 अक्टूबर को है। विश्व विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस तो 10 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। भारत में रामसर स्थल कितने हैं, तो देखो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो भारत में रामसर साइट्स हैं भाई वो 85 है, भारत में रामसर साइट्स कितने हैं 85। ये देखो जनवरी 2025 तक का मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो जनवरी 25 तक का डाटा है कि भारत में रामसर साइट कितने हैं, तो 85 रामसर साइट हैं, और बिहार में 3 है, ठीक है, बिहार में 3 है आपके रामसर साइट, इसको भी ध्यान में रख लेना, बिहार में 3 रामसर साइट, एंड जो आपके भारत में टोटल रामसर साइट है वो 85 है, एंड बिहार में 3 है। अभी न्यू न्यू 2 बना है बिहार में, एक तो नागी और एक नकटी, ये दोनों न्यू बना है कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ मतलब मंथ पहले बना है, ये 5-6 मंथ एगो जो है नागी और नकटी जो है आपके, ये आपके रामसर साइट बने हैं बिहार में 2, ये अभी न्यू बना है, तो इसको ध्यान में आप लोग जरूर रखना। भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तो ये मन्नार की खाड़ी हो जाता है, मन्नार की खाड़ी, इसको ध्यान में जरूर रखना, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो देखो किस सिद्धांत पर काम करता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक, तो ये पास्कल के सिद्धांत पे आपका हाइड्रोलिक ब्रेक जो है काम करता है। ओके, पानी का घनत्व कितने तापमान पर सबसे अधिक होता है, तो पानी का घनत्व इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो पानी का घनत्व कितने तापमान पर सबसे अधिक होता है भाई, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो बर्फ होता है, बर्फ के नीचे जो होता है वो पानी नहीं जमता है कभी भी, और जिसके वजह से जो उसके नीचे जो जीव जंतु रहते हैं वो मरते नहीं है, अंदर में जिंदा ही रह जाते हैं। तो पानी का घनत्व जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है इस पे जो है सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और इसी वजह से जो है पानी कभी भी नहीं जमता है बर्फ के अंदर भी, मतलब आइस जो देखते हो तो ऊपर से आइस से ढका होता है बट नीचे पानी रहता है, तो इसी वजह से नहीं ढकता है वो पानी जमता है नदी वगैरह का, ठीक है। बैरोमीटर पैमाने में अचानक गिरावट, तो देखो बैरोमीटर में अगर अचानक गिरावट हुआ तो वो तूफानी मौसम को दर्शाएगा, तूफानी मौसम को। तेल पानी के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है, तो देखो तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसीलिए जो है तेल जो है वो फैल जाता है मेरे भाई, तो ये सब आप लोग ध्यान में रख लेना। देखो आज मैंने ऐसे कराया है वन लाइनर टाइप में, तो आपका देखिए मैं यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा, कम टाइम पे यहाँ पे आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, इसीलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक ना। और अप्रोक्स 30 मिनट्स में मैं आपको 100 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव। देखो शेविंग ब्रश, जो आप लोग शेविंग ब्रश होता है ना उस पे बाल आपस में क्यों चिपक जाते हैं पानी से भीगने पर, तो वो भाई पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होता है उसकी वजह से चिपक जाता है। अगर पूछ ले कि पानी का बूंद जो गोल होता है, तो पानी का बूंद जो गोल होता है भाई राउंड जो होता है, तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, तो पानी का बूंद जो गोल होता है राउंडेड होता है भाई वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ओके,
वाहन में लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वाहन में जो आप व्हीकल में जो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, मतलब स्नेहक तेल जो होते हैं, उसका यूज़ क्यों कराया जाता है? तो घर्षण जो होता है, घर्षण को कम करने के लिए, मतलब कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए वाहन में जो है लुब्रिकेंट स्नेहक तेल का यूज़ कराया जाता है। याद रख लियो आप लोग। कृत्रिम वर्षा जो आर्टिफिशियल रेन है भाई, वो सिल्वर आयोडाइड AgL से कराया जाता है। कृत्रिम वर्षा जिसे कहते हो आर्टिफिशियल रेन, वो सिल्वर आयोडाइड से कराया जाता है। ध्यान रख लियो आप लोग। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी के डंक में भाई वो फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी के डंक में अगर आपसे पूछ ले मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, तो भाई मधुमक्खी के डंक में भी ये आपके फॉर्मिक एसिड ही होता है। तो मधुमक्खी का डंक हो, चींटी का डंक हो, सभी में जो है आपके फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। अगर सेब पूछ ले कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, बताओ तो आप लोग। तो भाई सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। ओके। आपसे पूछ लेगा कि क्या कहते हैं उसे, इमली, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टेमारिंड। तो भाई इसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड, ठीक है, टार्टेरिक एसिड टेमारिंड इमली में पाया जाता है। इफ़ दे आस्क व्हाट, टमाटर, टमाटर अगर पूछ ले आपसे कि टमाटर में क्या पाया जाता है, तो भाई ये ऑक्जेलिक हो जाता है आपका। ऑक्जेलिक जो एसिड होता है वो टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इतना याद रख लीजिएगा। अचार के परिरक्षण के लिए किस अम्ल को मिलाया जाता है? क्या पूछा है? अचार के परिरक्षण के लिए, मतलब कि अगर आपको अचार का जो प्रिजर्वेशन करना है, पिकल का प्रिजर्वेशन करना है, तो किस अम्ल को उसमें मिलाओगे एसिड को? तो भाई ये एसिटिक एसिड को मिलाया जाता है, जिसे आप विनेगर भी कहते हो, सिरका भी कहते हो। ठीक है, तो एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका में जो रहता है एसिटिक एसिड, उसी को ही अचार के परिरक्षण के लिए मिलाया जाता है। अम्ल एवं क्षार, देखो क्षार गलत लिखा गया है, इसके लिए ध्यान मत देना। अम्ल एवं क्षार का पहचान किया जा सकता है। तो देखिए अम्ल और क्षार अगर आपको एसिड और बेस का पहचान करना है तो किस किस प्रोसेस से कर सकते हो? तो देखो एक तो आप लिटमस पेपर से अम्ल और क्षार का पहचान कर सकते हैं, लिटमस पेपर से। दूसरा मिथाइल ऑरेंज से आप लोग पहचान कर सकते हो, और एक होता है फिनेप्थिलीन, तो उससे पहचान कर सकते हो। तो तीन से आप पहचान कर सकते हो, एक तो लिटमस पेपर, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनेप्थिलीन से आप लोग अम्ल एवं क्षार का जो है पहचान किया जा सकता है। जंग के दाग को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो देखो अगर आपके कपड़े में कहीं भी जंग का दाग लगा हुआ हो, मतलब कि रस्ट जिसे कहते हो, अगर उसका दाग लगा हुआ हो तो आप लोग उसे ऑक्जेलिक एसिड से हटा सकते हो, ऑक्जेलिक एसिड से। और जंग का सूत्र क्या होता है भाई? तो जंग का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये जो है आपका जंग जो रस्ट का होता है केमिकल फॉर्मूला, Fe2O3XH2O जंग का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है। लिटमस प्राप्त करते हैं, तो लिटमस जो है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से जो है लिटमस प्राप्त करा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक्वारिजिया मिश्रण है, तो नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई एक्वारिजिया जो है ना, जो आपके नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और प्लस जो है HCl का जो है ये मिश्रण होता है। तो एक्वारिजिया जो होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है मिक्सचर है। ओके। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की जांच करता है, तो कैसे जांच करता है पता है आप लोगों को? तो भाई वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से जांच करता है। उसके जो हवा जो होता है ना, उससे वो उसका सांस से पता कर लेता है, मतलब पता करेगा उससे कि इसने पी रखा है या नहीं पी रखा है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के यूज से वो लोग जो है शराब के नशे व्यक्ति का वो लोग पता कर लेते हैं। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? तो भाई ये श्वसन द्वारा उत्पन्न जो है ऊर्जा का संचयन एटीपी के रूप में होगा, एटीपी के रूप में, इसको ध्यान में रख लेना। और ये देखो आप लोग यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, बायो का क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखो भाई श्वसन केंद्र यहाँ पूछा है आपसे, श्वसन केंद्र। तो श्वसन केंद्र जो है मेडुला ऑब्लोंगोटा पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगोटा जो है वो मतलब आपके शर का एक पार्ट है, ब्रेन का भाई। और पोन्स भी जो है मेडुला ऑब्लोंगोटा का ही एक पार्ट होता है। ओके। और देखिए यहाँ पे आपका ये हिस्ट्री आ गया, यहाँ पर हिस्ट्री, हिस्ट्री। बायोलॉजी तो देखो पहले से ही आ रखा था यहाँ पे, ये सभी इधर जो क्वेश्चन थे केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी के ही क्वेश्चन थे। देखो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब आपके किसके हैं? फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं। और आगे जो ये लिटमस पेपर, ये सब देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था यहाँ पे ये सारा। और ये बायोलॉजी का इधर आ गया था। तो सभी का इसमें क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी के क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे हैं। अब देखो हिस्ट्री का आ गया यहाँ पे। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्रामी
संग्राम सेनानी की मौत हुई। तो जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किसका मौत हुआ है? तो जतीन दास का मौत हुआ है, जतीन दास, ठीक है, याद रख लीजिएगा। किसने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की? तो जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन का हत्या जो है लक्ष्मण अनंत कन्हारे ने किया है, लक्ष्मण अनंत कन्हारे ने नासिक का जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन का हत्या करा था। यहां देख लीजिए क्या है, नौजवान सभा का गठन कब हुआ? तो भाई नौजवान सभा का गठन जो हुआ था वो 1926 में हुआ था, नौजवान सभा का गठन। और किसने नौजवान सभा का गठन करा है? तो नौजवान सभा का गठन किया था भगत सिंह ने, भगत सिंह ने जो है नौजवान सभा का गठन करा था, भगत सिंह ने। तो नौजवान सभा के गठन से कौन जुड़े हुए हैं? तो भगत सिंह, 1926। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। और देखिए मैं आपके लिए बेस्ट करने के लिए आज ऐसा सेशन लेकर के आया हूँ, और इसमें आपको अप्रोक्स जो है 100 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिटेल यहाँ पर भी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ के चलाऊँ, यहाँ पर भी मैंने लगभग डिटेल कराया है। तो अप्रोक्स 100 क्वेश्चन तो ज़रूर यहाँ पे हो गया होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।